Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, आज हमें डिस्कस करनी है बेसिक अजम्पशंस जो 3 होती है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ओके क्लास, तो आज हमें पढ़ना है बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस। ठीक है, जो फाउंडेशन है आपके अकाउंटिंग की। ठीक है, वो बेसिक 3 अकाउंटिंग अजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है? अ बिजनेस शैल कंटिन्यू for a foreseeable period of time with no intention of scaling down और वाइंडिंग अप इट। ठीक है, देखो ऐसे समझो, कोई भी बिजनेस है, कोई भी, जैसे अगर ये इंस्टीट्यूट मैंने ओपन किया है तो ये इंस्टीट्यूट ऐसा तो नहीं है मैंने ये सोचा होगा कि मैं कुछ मंथ्स चलाऊंगी फिर बंद कर दूंगी, नहीं ना। अगर ये बिज़नेस मैंने ओपन किया तो मेरा इंटेंशन क्या है कि लॉन्ग टर्म तक मैं इस बिज़नेस को चलाऊंगी। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग है मुझे भी नहीं पता, लाइक 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। आपने देखा होगा कुछ बिजनेसेस होते हैं जो 100 ईयर्स पुराने हैं, जैसे अगर आप टाटा स्टील ही ले लो, कितना पुराना बिजनेस है। ठीक है, तो कोई भी ऑनर, कोई भी प्रोप्राइटर कभी ये सोचकर बिजनेस स्टार्ट नहीं करता कि मुझे कुछ टाइम चलाना है फिर बंद कर देना है। ठीक है, एक लंबे समय तक बिजनेस चलाने का सबका मोटिव होता है। ठीक है, तो उस लंबे समय को हम फोरसीएबल पीरियड कहते हैं, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, अब बिजनेस की परफॉर्मेंस मेज़र करनी होगी तो हम क्या करेंगे, इस लंबे समय को छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बिजनेस लंबे टाइम तक चलता है तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है बेटा? एक तो मेरी माइंड और हाथ साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करते। देखो इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? पहला, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उस लंबे से टाइम को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम इस बिज़नेस को एक लंबे टाइम, मतलब एक बहुत सारे ईयर्स तक हम इस बिज़नेस को चलाने वाले हैं, तो हमने इसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए छोटे छोटे इंटरवल में बांट दिया, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। दूसरा, द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल, इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, इसी वजह से आया। ठीक है, कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू और कैपिटल इनकम क्या होते हैं, ये कंसेप्ट भी इसीलिए आया। आपके एसेट्स जो है, एसेट्स या लायबिलिटीज, ये भी लॉन्ग टर्म या करंट और नॉन करंट बोल लो, शॉर्ट टर्म डिवाइड होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमें
अभी एट प्रेजेंट अपने बिजनेस को मेज़र करना है, कंपेयर करना है या जानना है कि हमारा बिजनेस सही ट्रैक पे है या नहीं, क्या गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे इंटरवल में बांट लेते हैं। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन सिंपली ये कहता है कि कोई भी बिजनेस एक फोर्सिएबल टाइम तक चलेगा और कोई भी बिजनेस एक लंबे समय तक चलेगा और कोई भी इंटेंशन नहीं होता उसको बंद करने का या फिर स्केल डाउन करने का, अनलेस द कोर्ट और लॉ प्रोवाइड्स इट। ठीक है, अगर कोर्ट कहता है कि नहीं यू हैव टू स्टॉप योर बिजनेस, देखा है ना कुछ बिजनेसेस बंद हो जाते हैं कोर्ट के ऑर्डर पे, स्टे लग जाता है उन पे, ठीक है, तो वो सब चीज़ें अगर होती हैं तभी आपका बिजनेस बंद होता है या कुछ अनफॉर्चुनेट होता है जिसकी वजह से बंद होता है। अदरवाइज़ कोई भी ऑनर अपने बिजनेस को बंद करने के लिए कभी नहीं चलाता, कभी नहीं स्टार्ट करता। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन समझ आ गया। उसके बाद है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहता है कि अकाउंटिंग methods or practices once adopted, sorry for the pen beta, method or practices once adopted will be followed ईयर, या फिर ऐसे लिखो विल बी फॉलोड कंसिस्टेंटली अनलेस अ कोर्ट, सेकंड अ लॉ, एंड थर्ड चेंजिंग it provides a meaningful changing it provides a meaningful disclosure या meaningful disclosure। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस जो भी मेथड्स, जो भी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहा है वो ईयर आफ्टर ईयर उन्हीं मेथड्स, उन्हीं प्रैक्टिसेस पर रहे। ऐसा नहीं है कि इस साल आपने डेप्रिसिएशन अलग मेथड से निकाल लिया, नेक्स्ट ईयर आप डेप्रिसिएशन अलग मेथड से निकाल रहे हो, ठीक है, या इस साल आपने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया, नेक्स्ट ईयर आप अक्रूवल कर रहे हो, उसके नेक्स्ट ईयर फिर कैश बेसिस पे आ गए। तो एक बात बताओ, ऐसे क्या 2 साल के फाइनल अकाउंट्स को कंपेयर कर पाओगे? अगर एक साल आपने कैश बेसिस अकाउंटिंग किया है, दूसरे साल आपने अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग किया है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों के अकाउंट्स अलग मेंटेन होते हैं, क्या आप इन्हें कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कंपैरिजन इजी हो जाए, इस वजह से ज़रूरी है कि जो भी प्रिंसिपल, जो भी मेथड्स, जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी फॉर्मेट्स आप फॉलो कर रहे हो, यू शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोइंग इट फॉर द ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अच्छा, चेंज कब होगा? अगर कोर्ट ऑर्डर करता है कि यू हैव टू चेंज दिस पर्टिकुलर मेथड, लॉ में लिखा है कि यू हैव टू चेंज, जैसे इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कहता है कि डेप्रिसिएशन आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड से होना चाहिए। 2 मेथड आपको पढ़ने हैं डेप्रिसिएशन की, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक रिटन डाउन वैल्यू होता है, बट इजी कौन सा पड़ता है? स्ट्रेट लाइन पड़ता है। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है? WDV से, रिटन डाउन वैल्यू से। तो आप कोशिश करोगे ना कि आप उसी से करो ताकि आपकी मेहनत बच जाए साल के एंड में जब इनकम टैक्स देना हो तो, है ना। चलो, तो इससे होता क्या है?
कंपैरिजन मेड इजी। ठीक है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा ऑनली तो नहीं बोलेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा, सूटेबल वेयर ऑल्टरनेटिव methods of calculation are present। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर स्टॉक देयर इज लीफो मैथड, फीफो मैथड। ठीक है, ये सब आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। उसके बाद JIT मैथड, ऐसे ही डेप्रिसिएशन में आपके मेथड होते हैं WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड और SLM मेथड। तो इनमें से कोई एक चूज़ करोगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं है आप हर साल अलग अलग मेथड चूज़ कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है आपका कंसिस्टेंसी अजम्पशन। द प्रैक्टिस इज द मेथड्स यू आर यूजिंग दिस ईयर यू विल बी यूजिंग कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। उसके बाद आता है अक्रूवल अजम्पशन। देखो अक्रूवल अजम्पशन क्या कहता है? अक्रूवल अजम्पशन कहता है बेटा कि अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, विच पेन शुड आई यूज? सारे ही पेन धोखा दे रहे हैं। चलो देखो, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड when it is entered into and not when settlement takes place। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कब होगी? जिस टाइम वो ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स टू राम वर्थ ₹20,000, तो राम को गुड्स सेल किए हैं 20,000 रुपीज़ के। अभी राम से हमें कैश मिला नहीं है, राम से हमें पेमेंट नहीं मिली है, पैसे नहीं मिले हैं, बट आज की डेट में ये ट्रांजैक्शन हुई है तो हम आज की डेट में ही इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, राम को अपना डेटर बना लेंगे। ठीक है, यही कहता है अक्रूवल अजम्पशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम MS सन्स ऑन, आज डेट क्या है बेटा जी? 5th August 2026। पेमेंट इज मेड on 10th August 2026। ठीक है, तो हमने जो रॉ मटेरियल था कब परचेज कर लिया था? 5th अगस्त को। रुको मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ। रॉ मटेरियल हमने कब परचेज किया था? 5th अगस्त को। ठीक है, पेमेंट कब की थी? 10th अगस्त को। तो हम रिकॉर्ड कब करेंगे? इट विल बी रिकॉर्डेड in books as books on 5th August 2026। ठीक है, and who is this person? MS sons will become our creditor, जिसे पैसे देने हैं। और जब पैसे देंगे तब उसकी एंट्री दूसरी होती है, वो भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कैश चला जाएगा ना, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है, तो उसकी एंट्री उस डेट पे हो जाएगी। तो अक्रूवल अजम्पशन ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, वी रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन ऑन दैट सेम डे वेदर द सेटलमेंट और कैश रिसीव्ड और पेड और नॉट। ठीक है, तो 3 अजम्पशंस थी बेटा, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल अजम्पशन।
जिन्हें हम बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस या कंसेप्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, जिसके ऊपर हमारा पूरा अकाउंटिंग टिका हुआ है। अकाउंटिंग हम कर ही इसी वजह से रहे हैं, इन अजम्पशंस, इन प्रिंसिपल की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेंगे। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी सजेशन, you can drop in the comment section or you can follow my Instagram @KMAverse, जहाँ आप मुझे पर्सनली DM करके भी अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। That's it for today. Have a nice day. Bye bye.